अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद ताड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो माय मच प्लेजर। थैंक यू आरज़ू, थैंक यू सो मच। सर। कई टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाफिज सईद की, हाफिज सईद को मांगा है हिंदुस्तान ने। आपको लगता है कि पाकिस्तान दे देगा? वैसे तो खैर फॉरेन ऑफिस ने इनकार कर दिया अभी तक। देखिए, इसके बारे में मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस वक्त बल्कि बड़ा अच्छा किसी ने आर्टिकल लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें हालात ठीक करने होंगे। बार बार इस चीज का किया जा रहा है। उस आर्टिकल में एक और चीज ये भी लिखी गई थी कि ये नवाज शरीफ साहब ये बयानियां आपकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि वो आए ही उनकी मर्जी से है और उनकी मर्जी के बगैर वो आगे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकेंगे। तो जाहिर है उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। अब वो एक तो जो रुकावटें तीन चार मिले जुले, एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी ने? बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे। कुछ एक और मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं। लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजरायली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, मैं उनके भी खिलाफ। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में दो वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था, और मैं आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया, मैं ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया, और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत। तो अगर देखा जाए, मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा दो तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात दो तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का। भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा उन्होंने साथ ही एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां दो तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है।
बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं, लेकिन ये उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें आप, उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहां आए जी, आप आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स, और उस पे जो है माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका इस वक्त आरजू, मैंने और भी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और मैं समझता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हमारा फॉरेन ऑफिस समझता है कि इसको डिनाई कर देना या कह देना ये क्या सराइयां हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, दिस इज नॉट अनफ। यू हैव टू टेक सम बिगर स्टेप्स टुवर्ड्स इट, मेरे ख्याल। बिल्कुल। और सर अगर ये साबित होता है, जो कि अक्सर भारत की तरफ से सबूत दिए भी जाते हैं, तो इनको हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। करना क्या इन्होंने, इसको यहाँ पर रख के अचार डाल रहे हैं, इस तरह के लोगों का क्या करेंगे? मैं कहता हूँ अगर जाहिर है जो भी जिसने ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है, अल्टीमेटली अगर उसके शवाहिद मिलते हैं तो उसको दो तरीकेकार है, या तो उनको हवाले किया जाए या उसको करार वाकई सजा यहां दी जाए जो नजर आए। सर 31 इयर्स की जेल की है, लेकिन हाउस अरेस्ट है ना, वो तो आराम से घूम के रह रहे हैं। हाउस अरेस्ट तो नहीं ना होता अर्जुन, नहीं ऐसे नहीं। वही ना, हाउस अरेस्ट वो भी क्या है, वो खुला फिर रहा है, उसको उसका बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी उसके ऊपर भी एलिगेशन है कई। बिल्कुल है। अला सईद जो इलेक्शन लड़ रहा है लाहौर से, उस पर भी एलिगेशन है। इस तरह तो नहीं होता। सजा ऐसी दी जाए जो नजर आए। मेरा इस पे जोर था कि सजा दी जाए, सेटिस्फाई हो, जो इसमें जिसका नुकसान होता है उसकी तसल्ली हो। कहते हैं जस्टिस डिलीवर होता नजर आए, या तो फिर उसको या उनके हवाले करें, या उनको इस तरह तो नहीं ना कि वो दंदनाता फिर रहा है और आप हंसते फिर रहे हो, जुलूसों में तकरीरें करते फिर रहे, ये तो वो बात ना हुई। लेकिन ये कि इन ऑब्स्टिकल्स को, इन चीजों को पाकिस्तान को हैंडल करना होगा, वरना मूविंग फॉरवर्ड इस तरह काम नहीं चलेगा। वो फजा माहौल पैदा करना होगा आपका, इसके बगैर आगे चलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ साथ IMF का कहना है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनके एग्रीमेंट को आगे पीछे ना करे, एग्रीमेंट को चेंज करने की कोशिश ना करे। साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी वार्निंग पाकिस्तान को देनी शुरू कर दी है। किस तरह से मैनेज करेंगे ये लोग? देखें मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या मैनेज इन्होंने करना है? मैं जिस मुल्क में आप बैठी हैं आरजू, जिसकी बात कर रही हैं आप, खैर बैठी तो आप दुबई में हैं, लेकिन जिस मुल्क में जाएंगी वापस, वहां पे आरजू 6 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। तो IMF का जो ये इशू है वो है तो लेजिट है। हर साल मेरा मकसद है कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर लेते हैं, किसी को कोई होश नहीं है, कोई पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किधर जाना है, क्या डायरेक्शन है, क्या बस लूट मार का एक बाजार गर्म है। बल्कि उस पर मैं एक आपको, और आपने तो 2 लोगों की बात की है, बल्कि आपके वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री वहां के आपके जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि आपका जो निज़ाम है बहुत बोसीदा हो चुका है। और इसमें जो आपके कंट्री हेड है वर्ल्ड बैंक के, मैं अभी उनका नाम भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका सिस्टम है, नाजी उनका नाम है, नाजी साइन उनका नाम है, जो वर्ल्ड कंट्री बैंक है, वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड है, जो उन्होंने कहा है कि आपका मुआशी मॉडल फेल हो चुका है और सिर्फ चंद हजार लोग जिनको आप रूलिंग एलीट कहते हैं वो लूट रहे हैं। मेरा मकसद वो इससे आप मुआशी तरक्की आप आगे नहीं मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। ये मेरा बयानिया नहीं है, मैं तो रोज चीखता हूं ना, क्योंकि मैं तो यहां देखता हूं ना कि टोरंटो में क्या हो रहा है भाई, मिलियंस की प्रॉपर्टियां किस तरह खरीदी जा रही हैं, मुझे तो पता है। आपके छोटी छोटी उम्र के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो जिनके अभी दांत नहीं टूटे दूध के, वो भी यहाँ पे मिलियंस की प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। मैं तो देखता हूँ ना अपनी आंखों से। फिर हम बात करते हैं तो मुझे कई मेरे जानने वाले कह देते हैं भी पाकिस्तान की कोई अच्छी बात भी बता। यार अच्छी बात मुझे बताओ तो मैं मेरे मुंह में क्या, मेरा दिल नहीं करता, मेरे खुद कान तरस गए उस मुल्क से कोई अच्छी खबर आए। मेरा दिल करता कि मैं बताऊं कि आप गड्ढे में गिर रहे हो। मेरी मादरे मिल्लत है यार, मैं पैदा हुआ वहां से, पाकिस्तानी हूं, मैं मरूंगा एज ए पाकिस्तानी, लेकिन वहां से कोई अच्छी खबर आए तो दूं ना आपको मैं। मेरे तो खुद कान तरस गए।
आप सबको देखने वाले को मैं बताऊं, मैं इमरान खान साहब के गीत या वॉशिंगटन डीसी में सारा दिन दफ्तर में लगा के मैं नाचता था सारा दिन, बनेगा नया पाकिस्तान, आएगा इमरान खान। हमारा दिल नहीं करता तब्दीली आए, पाकिस्तान बने। वो बंदा गया, आज उसके बारे में बात करना चाहूंगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, मैं उसकी बल्कि कोट करना चाहूंगा, उसकी हेडलाइन जो है, उन्होंने कहा इमरान खान कम बैक वुड बी अ पाकिस्तान सेटबैक। 20 दिसंबर को उन्होंने आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिख दिया। तो ये जो आपके मजे की बात बताऊं, कल मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान में जो लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर वाले, 1,25,000 तादाद है और हर एक के 5-5 अकाउंट है। आप जरा निकालें ये किस तरह करते हैं, ट्रोलिंग किस तरह करते हैं, ये जजों के पीछे किस तरह पड़ते हैं दूसरे लोग। 1,25,000 वॉलंटियर है पीटी। पहले तो तनख्वाहें भी देते थे उनको 25,000 रुपया महीने की, अब मेरा ख्याल तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो वैसे ही क्रूज कंट्रोल पर लगे हुए हैं। उनके 5-5 अकाउंट है, फेसबुक के, ट्विटर के, सबके, इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के। तो वो सारा दिन, और सारे मेजॉरिटी उनमें से अमीर लोगों के बिगड़ी भी औलाद है उनके, ज्यादातर जो है फारिग है, कोई काम काज नहीं है, या कईयों के बाद मजदूरियां करते फिरते हैं, लड़के लड़कियां घर में बैठे हैं, वो कहते हैं ये जिहाद कर रहे हैं। लोग ऐसे में क्या मेरे मुंह से निकलता है उनके लिए, लेकिन यही हालात है, बहुत बुरे हालात हैं। ऑनलाइन पार्टी है, ऑनलाइन ही कंट्री बना हुआ है, उनका कोई अपना तो दीन ईमान को पता ही नहीं कि क्या कर रहे कि नहीं कर रहे वो। लेकिन आज की जो कुछ खबरें थी, मैं आज एक खबर और थी कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कह दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ जो बड़ा सख्त इत्तेमाद किया जाए। कब करेंगे भाई हम वो भी तरस गए, कब करेंगे भाई। कहते हैं कि रियासत अपना वजूद खो चुकी। आर्मी चीफ साहब ने कहा है ईमान इत्तेहाद तंजीम को हम मंजूर। मेरी नजर में तो इनको कहना चाहिए था कि फ्रॉड लंदन और टोरंटो, इन्होंने कह दिया ईमान इत्तेहाद तंजीम। आर्मी चीफ साहब, दुनिया आपका इंतजार कर रही है, कब आप डांग फेरेंगे इनके ऊपर। लूट रहे, भाग रहे हैं अभी भी लोग वहां से। आपके लिए इतला अर्ज है, अभी भी दुबई, लंदन और आपके टोरंटो में जो प्रॉपर्टियां हैं वो सारे के सारे आपके ब्रिटिश एजेंट ले रहे हैं। करप्ट कुछ तो आपके अफसरान है, मेरा मकसद है सारे ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के, कुछ तो वो है। और इतला अर्ज है कि उनकी करप्शन की स्टोरियां वॉशिंगटन डीसी तक नाम पहुंच रहे हैं कि कौन कौन आपके आसपास सारा कुछ हो रहा है। ये बताना चाह रहा था मैं, बल्कि मुझे दुख है इस बात में। ईमान इत्तेहाद तंजीम से नहीं चलेगा। हर एक फौजी के कंधे पे यही लिखा है, ईमान इत्तेहाद तंजीम। 76 साल से कोई किसी को एहसास नहीं है। लेकिन इतला अर्ज ये है कि वॉशिंगटन डीसी में हर बंदा जो लूट रहा है वहां पैसा, यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि उनके सबके रिश्तेदार हैं यहाँ पे। और लेके कहाँ जाते हैं? 3 ही तो डेस्टिनेशन है इनकी, दुबई है, लंदन है, टोरंटो या अमेरिका। अच्छा, आज मेजॉरिटी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेजॉरिटी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पता चल जाता है ना, किसी के साला पढ़ रहा है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का दामाद पढ़ रहा है, सारा पता चल रहा होता कौन लूट मार कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर उसमें ज्यादातर तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग हैं और इनके ऊपर तो ज़ाहिर कोई हाथ नहीं डालता। मगर पीपल्स पार्टी नहीं यार, हाथ तो डालना ही नहीं ना किसी ने भाई। हाथ किसने डालना है इनको? हाथ कौन डाल सकता है इनको? जिनके पास टैंक हैं, तोपे हैं, जिनके पास F-16 है, उनको हाथ किसने डालना? यही तो बदकिस्मती है। लेकिन ये कि आरजू ये बस ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, अब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब IMF भी कमजोर है। मैं आगे कुछ आपको बल्कि चीजें बताना चाहूंगा जिस वजह से आगे मजीद कॉम्प्लिकेट। हर एक इंसान, जो हर एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पता है कि आपकी सिर्फ 2 ही चीजें आप जो है वो बेच रहे हैं, और बड़े दहशतगर्दी बेचते रहे आप, और वो बड़ी खूबसूरती से बहुत पैसा बनाया आपने, बहुत प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद करप्शन आप मुसलसल कर रहे हैं। आप करप्ट तरीन मशहूर है दुनिया में। तो लेकिन आप कितना अर्सा करेंगे आप? अब देखें ना, कई लोग हैं, जिस तरह मैंने खुद का प्रोग्राम बना रखा है आरजू, शायद आपको मैंने बताया था कि मैं IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर खुद ही केस करने लगा हूँ। यहाँ पे सोच रहा था इनको मैं। मगर सर करप्शन तो और कंट्रीज में भी होती है, इवन भारत में भी होती है, लेकिन भारत का ये हाल नहीं है जो हमारा है। नहीं, देखिए भारत का हाल अगर मुझसे आपने पूछना है तो हमारे जो नए वजीर आजम साहब ने अगले दिन एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। तो वो अगर वो कोठियां घर लेते टोरंटो और दुबई में, तो वो 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज तो ना बनता ना उनका। अच्छा, दूसरा करप्शन करें तो इलान मस्क वहां लेने क्या जाएगा? दुनिया की फार्मेसी किस तरह बन जाएगा भारत? तेजाज वहां संभल क्यों होगा फिर?
मोदी साहब यहाँ आके अपनी 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 पेमेंट प्लान और अपनी करेंसी और अपनी डायस्पोरा को प्रमोट क्यों करेंगे? अगर उनका प्लान ये प्लान हो, वो तो फिर आगे यहाँ मकान देखेंगे ना, यहाँ प्लाट देखेंगे, टोरंटो में घर देखेंगे, दुबई में प्रॉपर्टियां बनाएंगे ना, जिस तरह आप बनाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता, दर हकीकत इस तरह नहीं होता। आपने बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं, जिस वजह से मैं समझता हूं कि ब्रिटिश ने इस कंट्री को, इस पूरे खिते को 4-6 मुल्कों में डिवाइड किया था कि ये कभी सुकून से ना खिता रह सके, कभी सुकून से ना रह सके। तो सर इनकी इकोनॉमी कभी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी? आपकी इकोनॉमी ठीक तब होगी जब एक पाकिस्तानी पैदा हो जाए पाकिस्तान में। अभी तक तो कोई भी नहीं है। एक पाकिस्तानी चाहिए, वो पता नहीं कहां से आएगा, मुझे वो फरिश्ते आएंगे कहां से, अभी तक तो वो पैदा नहीं हुआ। हाफिज साहब पे उम्मीदें थी, मुझे मेरे जैसे बंदे कई ख्वाब फिर देखना शुरू हो गए थे इमरान खान के बाद, क्योंकि हाफिज साहब थे जब बोलते हैं तो 3-3, 4-4 आयतों का हवाला देते हैं। हमारे जैसे लोग यहाँ देखते हैं कि शायद यही अब निजात दहता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो साथ ही जब दूसरी वीडियो चलती है कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, तो 6-6 अरब की करप्शन हलाल हो जाती है। फिर मेरे जैसे लोग मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं यार क्या है। बाकी सोचने वाली बात है, ये किस किस्म का मुल्क है यार कि 2 फिक्रे बोलने से सारी करप्शन हलाल है, सारी करप्शन। आपका नाम भी ECL से निकल जाता है। इतना भी आपने कभी देखा कि 1-2 फिक्रे बोलने से हर चीज हलाल है? और हलाल करने वाला कौन है? हाफिज कुरान है। हलाल करने वाला हाफिज कुरान है। चले फिर यही होता है। मगर सर फिर भी आप ये बातें सारी बंदा वो कर रहा है। मैं अपने लौंडे लपाड़ों को एक और भी मैसेज देना चाहूंगा कि मेरा 35 साल का दुख दर्द का सफर है। आपका तो 76 साल का आरजू, क्योंकि आपके लोहाकीन जो थे, आपके एंसेस्टर्स को 76 साल पहले दिखाया गया, आओ भाई आपको इस्लाम देंगे, इधर आओ पाकिस्तान बनाएंगे, बुला के दिखाई, कहते दिखाई खबी मारी सजी। हम लोगों को डिपोर्ट किया गया वहां से। मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी की कैटेगरी में आता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेकर आया था यहाँ पे, पीछे कोई मुस्तकबिल नहीं था। आज मेरे पास, यहां से मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज की हैं आरजू। आज मैं चला जाऊं वहां पे, मुझे चपड़ासी ना रखे, पीएन ना रखे वहां। ये डेफिनेशन होती है पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मेरी बच्ची PhD है यहाँ पे, PhD इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। खुदा की कसम उसको देखता हूं, उसके प्रोजेक्ट कई दफा देखता हूं, बड़ा दिल दुखता है यार कि शायद कभी कोई हमारा मुल्क होता है, ये उसकी तरक्की का बायस बनती है। मेरा लड़का यहाँ वकील है, 14-14 घंटे काम करता है, he's a law clerk of a circuit court। काश ये मेरी औलाद अपने मुल्क की तरक्की का बायस बनती है। लेकिन हमारा मुल्क क्या है? हमारा मुल्क, मैंने तो खैर अपनी औलाद को बताया, बेटा तुम्हारा मुल्क यही है, इसी के लिए जीना मरना है तूने, पीछे कुछ नहीं है। ये सोचोगे कि वहां जाना, वहां तो तुम्हारे बाप मुझसे पूछते हैं अक्सर, कहते डैडी हाउ कम यू केम टू US, यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, योर फादर वाज अ लॉयर, योर ब्रदर वाज अ लॉयर। और मैं कहता था बेटा इसीलिए तो भागकर आ गया था कि थोड़ी कुछ फहम आ गई थी। जब आया था मिलिट्री डिक्टेटर था ज़ियाउल हक वहां पे, और मैं पढ़ा लिखा बंदा था, रोजाना अपने फादर के साथ आर्गुमेंट ये करता था कि पाकिस्तान डजंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एनी ह्यूमन राइट्स। तो मैं यहाँ आया, मुझे ये मुल्क लगा कि यहाँ पे आजादी है। That was the sole reason। मैंने कहा नहीं यार। और दूसरा ये, इसकी खूबसूरती अमेरिका की ये है कि हमारे जैसे लोगों को गले लगा देता है, जिनका कोई वारिस ना हो, उनको ये पनाह दे देता है। तो हमें इसने पनाह दे दी, इनका शुक्रिया। हम जिए मरेंगे अमेरिका के साथ ही। हमारा अब वो कहे ना कि वो, अब हम जरदारी साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, खान साहब के लिए जान तली पे रख के तो कहें जी अब जिहाद करें, तो वो स्टोरी है। लेकिन सर हमें भी तो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए ना। अब अगर जैसे भारत कई जगह से ऑयल ले रहा है, पाकिस्तान जो है वो अजीब बंदा रहता है। कभी हम चाइना की गोद में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं। हमें हर कोई जो है वो निकाल देता है कि निकलो भाई, 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है चलो इधर से। तो वो चीजें जिसकी आप ख्वाहिश कर रही हैं, उसके लिए खुद मुख्तारी, मुआशी खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। अब तो आप सिटी पे लगे हैं ना, जहां से डॉलर का रेट आ गया, आपने आप तो मंडी में बैठे हैं ना, किसी ने कह दिया इधर अभी डॉलर इतने का हो गया, इधर मैं देता हूं, उधर चले जाते हैं। उधर आपको चलाने वाले 5000 लोग जो हैं वो तो डॉलर और पाउंड के मरीज हैं। वो आप अभी तक आजाद नहीं है। आपको किसने कहा है आजाद? आप आजाद हैं।
सर आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी से जैसे 100 रुपए लेता है, फिर अगले को कहता है कि मैं 110 दे दूंगा, फिर अगले से 200 लेके उसको 210 के, इस तरह से करते। बड़े मजे का बताया कि हम लोन लेते कैसे हैं। तो वो वाकई में बहुत हद तक वो सही कह रहे हैं। और हमें, हम लोगों को कुछ सीख क्यों नहीं जाते? हमें एक मतलब एक दूसरी कंट्री के लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। नहीं देखिए, दूसरे दूसरे ममालिक क्या करते हैं। अब अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। आप उसकी प्राइस देते हैं, वो आपको कहता है हाँ भी इतने पैसे ले लो, क्योंकि आप तो वो पीनट्स में दे देते हैं ना मुल्क, तो पीनट्स में। और जो पीनट्स भी क्या है, वह $3 बिलियन में आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। हाँ, 3 बिलियन में क्या है, उसमें 50 से 100 लोगों के घर बने होंगे टोरंटो में, दुबई में बन गए होंगे 50 घर, 100 इधर टोरंटो में, 50 लंदन में। तो इतने, यही तो आपकी प्राइस है, इससे बड़ी आपकी प्राइस ही नहीं है। नीचे आज मैं छोटी सी बात चैलेंज करता हूं, जिस तरीके से PTI के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, जिन्होंने एप्लीकेशनें दी है, जिन्होंने अप्लाई किया है, जमा कागजात नामजदगी जमा कराया है, उसमें 2 होता है, एक तस्दीक कुनंदा जिसने तस्दीक करते हैं, एक दूसरा जिसने वो नीचे उसको फॉलो करना होता है। कहते हैं जिन्होंने दरखास्त दी है उनको तो उन्होंने वहीं से पकड़ दिया था, जो नीचे तस्दीक जिन्होंने की उनको भी उठा लिया गया। लेकिन आरजू मैं ये पूछता, ठीक, मैं इसके हक में मैं बिल्कुल कहता हूं ठीक है, पकड़े इनको, ये बिल्कुल ठीक। करप्शन करने वालों को क्यों नहीं पकड़ते यार? जो खुली थाने मार्केटें लगी पड़ी करप्शन की, ओपन मांग रहे हैं पैसे, ओपन, बल्कि वीडियो बनी पड़ी होती है, कई वीडियो रोजाना आती हैं, खुल के बेहयाई के साथ पैसे मांग रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ते भैया? सर ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनकी औकात है, इनके हाथ में मतलब पावर है कि ये ऐसा कर सके जो ये दावे कर रहे हैं? पावर क्या करनी है, तो सियासी बयान है। जितनी लूटमार सिंध के अंदर है आरजू, आपको पता ही है सारा कुछ, इसमें ढकी छुपी कौन सी। वो हमारे क्रिकेटर भाई जो चले थे कराची से बाई रोड मुल्तान आने के लिए, उनकी वीडियो बड़ी वायरल थी। उन्होंने कहा हर 50 मील के बाद एक लुटेरे खड़े होते थे, पुलिस वाले पैसे मांगते थे, और पता वो सब पता है। वो नहीं आरजू, ये सियासी बयान है। वो अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको बिजली देंगे फ्री, बिजली तो आपके तरीके इस्तेकाम वाले भी दे रहे हैं फ्री। किसी इलेक्शन के बाद किसी ने बात सुनी कभी? ये आई गई बात है। ये तो सिर्फ लाउड स्पीकर में बात करते हुए अच्छे लगते हैं, उसके बाद ना ये जाने ना वो जाने, किसी को क्या पता कौन सा वादा किया था किसको नहीं। कौम बेचारी इतनी मजबूर हो चुकी। आपको इत्तला अर्ज करना चाहता हूं, कल परसों में चीजें पढ़ रहा था, आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है 4 ट्रिलियन हो चुकी पहली। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे हैं वो 30% है। आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%। आज 2 चीजों के लिए तड़प रहे। मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा कि मैं बातें इसलिए करता हूं कि शायद मेरे मुल्क वालों को भी कुछ शर्म आ जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम तेल वेनेजुएला से ले लें। ठीक हो गया? क्यों ले लेंगे? उन्हें खतरा था कि हमारी अवाम को तेल महंगा ना मिले, हमारी प्राइस से चीजें ना बढ़े। जब भी कहते हैं कहीं इन्फ्लेशन आता है, चीजें फूड और फ्यूल, ये 2 चीजें जब इसकी इंटरप्शन इसमें आती है सप्लाई चेन में, तो ये सबसे पहले ये चीजें बढ़ती। अगले दिन में खासकर वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने जब एक जहाज के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने कहा हम समुद्रों के नीचे से पकड़ के उन लोगों को ले आएंगे, और तीसरा जहाज भी उन्होंने भेज दिया। कोची और कलकत्ता तो पहले ही थे वहां पे। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि देखिए उन्हें अपने सप्लाई चेन और जहाजों का कितना फिक्र है। कभी हमारे भी सुना आपने किसी ने बात? आगे सुने। यहां मैं जहां बैठा हूं, यहां से थोड़ी दूर अर्जेंटीना में और यहां के कई ममालिक के अंदर लिथियम के वो अपनी कानें बना रहे हैं, भारत ले रहा है। वजह यह है कि इस वक्त वो लिथियम चाइना से ले रहे हैं। लिथियम से क्या बनता है? लैपटॉप बनता है, फोन बनते हैं, गाड़ियों की बैटरियां बनती हैं। कभी आपके मुल्क ने भी कुछ सोचा है कि हम कहां जा रहे हैं? कोई एक्सपोर्ट करें, क्या करेंगे? कौम को
सर ये कहते हैं बिजली नहीं है तो इसलिए फैक्ट्रीज नहीं चलती, तो हम काम कैसे करें? बिजली इनके बाप ने बनानी है, बिजली इन्होंने बनानी है ना भाई। किसने बनानी है? इन्होंने बनानी है ना। बिजली को बाहर जर्मन तो नहीं आगे वहां बनाएंगे। इनके लंदन के वो प्लाट अपने प्रॉपर्टी का कम हो तो वहां कुछ हो, ये तो। लेकिन दुख वाली बात है, अब तो वर्ल्ड बैंक के कंट्री ने भी कह दिया, हेड ने भी, आपके हालात खराब हैं, आप बड़ी जल्दी मुंह के बल गिरोगे बस। लेकिन देखिए अफसोस के साथ, वो अभी तक कोई पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। मैं अफसोस के साथ है कि 23 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है इस वक्त, सारे लंदन वासी। मुझे अगले दिन किसी ने बताया, पाकिस्तान से एक बच्चा आया, उसने कहा जी अंकल मैं वहां गया, वहां तो सूना सूना लग रहा था, जवान लोग तो सारे भाग चुके हैं पाकिस्तान से। मैंने कहा अच्छा? कहते सारे भाग चुके, पढ़े लिखे सारे भाग चुके। जो आवारा इधर उधर के लौंडे लपाड़े थे वो फिर रहे हैं बस वहां पे। जो पढ़े लिखे जितने मेरे साथ के, वो लड़का खुद स्टूडेंट है यहाँ पे, उसने कहा जी मैं वहां गया हूँ, बिल्कुल लाहौर खाली पड़ा लग रहा था, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लड़के तो भाग गए सारे। और यही आप चाहते हैं कि ये बच्चे लौंडे लपाड़े बाहर आए, डॉलर और पाउंड कमा के भेजें, फिर वो आप पैसे लेकर अपने लौंडे लपाड़े आवारा बच्चे आप उनको भेजें लंदन में और टोरंटो। ये एक गेम चल रही, पांसी स्कीम है। अब मेरे जैसा बंदा, मैंने जिस तरह बताया, मैं IMF पे केस करूंगा अगर टाइम मिला तो। IMF के केस करूंगा, वर्ल्ड बैंक के केस पे केस करूंगा कि मैं अमेरिकन हूं, मेरा खून पसीना इन करप्ट लोगों को क्यों देते रहे हो भाई? क्यों देते रहे? मजाक करते रहे? पांसी स्कीम क्यों चला रखी तुम? आगे इसी पे मैं बात करना चाहूंगा। आज मैंने जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं एक चीज खासकर 2024 आने वाला है आगे, उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आज इकोनॉमिस्ट में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 स्टोरीज कह लेंगे, 5 एक्शन जो है 2024 में आने वाले। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बड़ा इंस्पायर्ड, बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी फोरकास्ट से। एक तो उन्होंने कहा जी कि 2024 में कई मुल्कों के अंदर, इंपॉर्टेंट मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, वो क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन थोड़ी होता, वहां तो सिलेक्शन होती है, लेकिन उन्होंने नाम लिया अमेरिका में। उन्होंने कहा जी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, सबसे छोटी डेमोक्रेसी ताइवान, ये उन्होंने नाम लिए। और भी कई ममालिक में थे, बड़ी अच्छी खबर थी उसकी। ये भी एक है। दूसरी खबर क्या थी? उन्होंने कहा ड्रोन की टैक्सीज चलेंगी 2024 में। एक वॉलोकॉप्टर, एक कंपनी है, उनका वॉलोसिटी वॉलोकॉप्टर है, वो टैक्सी चलाएंगे 110 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से उनकी टैक्सियां उड़े करेंगी। और एक कंपनी है पिवटल, उसका नाम है, उन्होंने कहा जी हम फ्लाइंग गाड़ियां बेचेंगे 2024 में, हर गाड़ी की कीमत $1,90,000 होगी। ये बहुत बड़ी खबर 2024 में आ रही है। बल्कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आजकल हमारे रिमोट डिलीवरियां कर रहे हैं कई शहरों में, ड्राइवरलेस, छोटे से होते हैं, साइड वॉक पे चल के डिलीवर कर रहे होते हैं। कई जगहों पे गाड़ियां भी चल रही हैं ड्राइवरलेस, जो टैक्सियां जो है, इन्होंने मॉडल टेस्ला ने शुरू किया। अगली खबर उन्होंने कहा जी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके रूल्स जो है वो वाजे किए जाएंगे 2024 में। इसके कई खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं। यूके के अंदर भी इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और खासकर इसका अरिथमेटिक क्या बनाते हैं तो हॉलैंड के अंदर, बल्कि इसकी एक गवर्नमेंट हिल गई सारी, क्योंकि वहां पे उन्होंने इस्तेमाल किया कि बच्चों के बेनिफिट कौन कौन ले रहे हैं, और उनको उन्होंने निशाना बनाया। और दूसरा मैं सबसे बड़ी यहाँ बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जो गाजा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट बना के बम किए जा रहे हैं, रोज का 300 टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है उनके लिए। और उसका नाम है प्रोग्राम का द गॉस्पेल, जो प्रोग्राम बन रहा है, जिसके जरिए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेट बनाता है इजराइल के अंदर। और इसका सबसे बड़ी, देखें जाहिर अभी ज्यूइश है, देखें वो बिजनेस का भी सोच के करेंगे, और ये आगे बेचेंगे। वो जिस तरह पेगासस बेचा था, हो सकता है पाकिस्तानी ले लें आप, क्या पता, आपको भी तो ऐसी चीजों की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखें PTI वाले कहां छुपे बैठे हैं भाई, ये भी तो हो सकता है। तो उन्होंने तो पूरा जलसा करा दिया था ट्विटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके। बल्कि मैं आरजू किसी वक्त प्रोग्राम करूंगा, मैंने उस पूरे आर्टिकल बड़े तफसील से पढ़ा है, उसको मैं बताऊंगा बल्कि कि वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस वक्त गाजा में वो क्या कर रहे हैं। इस बहुत दिलचस्प स्टोरी, बहुत दिलचस्प। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आगे चलेगी, ये तीसरी खबर थी। चौथी खबर ये थी कि माहौलियात, एनवायरनमेंट को, इसको वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री जो है उसकी क्लीन अप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, और खासकर तवज्जो देंगे कि जो चीजें इस वक्त आपको देखा होगा ज्यादातर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चीजें पैक करके तो डिलीवरी हो रही है, तो उसकी स्मार्ट पैकिंग की जाएगी।
और रिन्यूएबल एनर्जी और खासकर जो ये फॉसिल फ्यूल है उससे कोशिश की जाएगी 2024 में कि काफी हद तक इसको रिड्यूस किया जाए। जो सबसे इंटरेस्टिंग अगली खबर मैं बताना चाहूंगा आपको 2024 में एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ब्रिक्स की एक्सपेंशन करेंगे। ब्रिक्स की एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं उनका जीडीपी का जो परसेंटेज है 63% है, वो G7 से ज्यादा है, G7 का 52%। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, ब्रिक्स में या तो ब्रिक्स के दिन बुरे आ गए हैं क्योंकि सुना है पाकिस्तान को भी उसमें लिया जा रहा है, रशिया सुना है उसका भी कर रहा है, लेकिन हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब वहां गए हैं, मेरे ख्याल में गारंटी करता हूं उनकी लिस्ट में शामिल होगा भाई ये फ्रॉडी है, इनसे बचना ही। लेकिन ये तो चलो सर जाने थोड़ी रौनक रहेगी जब इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होंगे ब्रिक्स में। ये जोक असाइड उसमें उन्होंने मैं ये मुझे बावसूख इस राय से पता है कि भारत हैज रिजर्वेशंस कि ये पाकिस्तान का नाम जो है रशिया क्यों लेके आ रहा है। अच्छा, उसमें जो और उसमें एक और भी बात आगे आएगी क्योंकि ये पुरानी बात थोड़ी सी हो गई है। अभी रिसेंटली भारत और अमेरिका के थोड़े रिलेशनशिप ढीले हुए हैं, तो हम जंप मार के आगे आ गए हैं पैसे मांगने के लिए, और हमारे जो आर्मी चीफ साहब 2 हफ्ते यहाँ रह के गए हैं अमेरिका में, तो अब शायद ब्रिक्स वाले रशिया वाले दोबारा नाम न ले, ये भी पॉसिबिलिटी। ये पुरानी खबर है, जो रशिया इंटरेस्टेड था कि इसको पाकिस्तान को डाला जाए, लेकिन उन्होंने पहले उसमें कई ममालिक को, साउथ अफ्रीकन यूनियन को दे दी थी, यूएई को मेंबरशिप दी गई है, इजिप्ट को दी गई है, इस तरह में कई ममालिक को दी गई। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो इससे सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा वो किसको होगा? अमेरिका को होगा। बल्कि जो इस वक्त नया अलायंस रशिया और चाइना का बना है, वो ब्रिक्स की एक्सपेंशन के जरिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का वो पचड़ा करना चाहते हैं, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और जो वेस्टर्न सिस्टम है IMF का, अमेरिकन सिस्टम, सबसे बड़ा धचका उसको लगेगा, IMF को धचका लगेगा, क्योंकि वो अपना बैंकिंग सिस्टम भी खुद ही बनाना चाहते हैं ब्रिक्स वाले। लेकिन आखिर की बात ये करना चाहूंगा कि अमेरिका के हालात खराब हैं, यूक्रेन की बातें टर्की में हो रही हैं, और गाजा की बातें कतर में हो रही हैं, वॉशिंगटन DC में नहीं हो रही, जो पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी। तो ये हालात हैं इस वक्त। ये 2024 में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग। बिल्कुल, लेकिन सर दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है 2024 में, लेकिन पाकिस्तान वही है, वही हालत है। और यही सोचा जा रहा है कि अगली कंट्री कौन सी है जिससे हमने पैसा मांगना है। इसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं हो रही। फॉरेन ऑफिस हो, चाहे हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, वो सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब वो किसी जगह से पैसा ले आए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।